अवंतिका पूरे सफ़र सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचती रही। बहते आंसुओं के साथ साथ उसके तो जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन अभी इन परिस्थितियों को संभालने के लिए उसे मजबूत तो बनना पड़ेगा। अवंतिका, तुझे खुद को संभालना होगा। ऐसे कैसे तू इतनी कमज़ोर बन सकती है? अरे तू तो बड़ी सहनशील है। इस परिस्थिति से तू ऐसे खुद को उबार लेगी कि तुझे ही नहीं पता चल पाएगा कि कभी तू। अचानक से जब अवंतिका का सिर घूमने लगा तब उसने अपने बच्ची को गोद में कस कर दबा लिया और मन ही मन खुद का हौसला बढ़ाने के लिए सकारात्मक शब्द खुद से कहने लगी। बस बस कुछ समय और फिर हम पहुंच जाएंगे। तभी विमान परिचारिका घोषणा करने लगी, प्लीज़ यात्रीगण अपनी पेटी बांध लें। विमानतल पर उतरने को तैयार था। अचानक अवंतिका की तंद्रा भंग हुई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक नज़र गोद में सो रही नन्ही बेटी जिया की ओर देखा। मासूम कितनी बेखबर है जिंदगी में हुए हादसों से। नहीं जानती नियति ने उससे जीवन की धूप से बचाने वाला वह छायादार दरख्त छीन लिया है। नन्ही सी मेरी बच्ची कैसे जान पाएगी पिता का साया क्या होता है। इस दूधमुही बच्ची पर भी तरस नहीं खाया। कितनी खुशी से उसने अनिमेष के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी। अनिमेष भी एक अच्छे और समझदार पति साबित हुए। उसे याद आ रहा है वह वक्त जब अनिमेष के साथ उसका ब्याह तय हुआ था। कितना डर गई थी वह। एक तो रईस खानदान से, उस पर विदेश का न जाने कितना रंग चढ़ा होगा उन पर। शराब के नशे में झूमते अनिमेष का चेहरा डरा देता था उसे। आसपास मंडराती तितलियों की कल्पना मात्र से कांप जाती थी वह। एक छोटे से गांव की रहने वाली मध्यवर्गीय परिवार की ग्रेजुएट पास अवंतिका कैसे निर्वाह कर पाएगी। मगर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसकी वे सारी कल्पनाएं थोथी साबित हुई। अनिमेष उसकी कल्पनाओं से कहीं बेहतर साबित हुए। उन्होंने न केवल ऊंची पढ़ाई हासिल की थी बल्कि उनके व्यवहार में भी वे ऊंचाइयां थीं। अनिमेष हमेशा ध्यान रखते कि कहीं अवंतिका को अकेलापन महसूस ना हो। लंदन जाते ही उन्होंने वहाँ के अच्छे भारतीय परिवारों से उसकी जान पहचान करा दी थी, जिन्होंने पराई जमीन पर अपनेपन का एहसास दिया अवंतिका को। फिर परिवार में बेटी जिया का आना जश्न था उनकी ज़िंदगी में। कितनी धूमधाम से पार्टी दी थी अनिमेष ने। सभी मिलने जुलने वालों ने ढेरों शुभकामनाओं से नवाजा था उसे, मगर किसी की मंगल कामना काम ना आई। जिया 10 माह की भी नहीं हुई थी कि ऑफिस से लौटते हुए अनिमेष की कार सड़क हादसे की शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि अवंतिका की जिंदगी के सारे रंग छीन ले गया और एक कभी ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार दे गया माँ बेटी को। बेटा 7 समंदर पार ही सहे, उसकी सलामती तसल्ली देती थी एक माँ के दिल को। मगर इस हादसे ने मालती को जिंदा लाश बना दिया। उसकी सारी ताकत मानो बेटे के साथ ही चली गई। वह अपनी बोलने की शक्ति खो बैठी। बस बिस्तर पर पड़ी पड़ी आंखों से आंसू बहाती रहती। अनिमेष के दोस्तों ने अंतिम संस्कार तो वहीं कर दिया। आज अवंतिका बाकी के कर्मकांडों को संपन्न करने हेतु भारत आई है। विमान हवाई अड्डे के जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, अवंतिका खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कैसे जाएगी वह परिवार वालों के सामने। स्वयं को अपराधनी महसूस कर रही थी वह। कभी 16 श्रृंगार कर इसी हवाई अड्डे से अपना नया संसार रचने चली थी। आज अपना सारा सुहाग उसी धरती पर लुटाकर तमाम उदासियों को अपने दामन में समेट लौट रही है। खैर, विमान अड्डे पर रुका। परिवार वाले बेसब्री से अवंतिका का इंतजार कर रहे थे। अवंतिका एक हाथ में नन्ही बेटी को संभाले, दूसरे में अनिमेष का अस्थि कलश थामे विमान से बाहर उतरी।
जन्मदात्री के आंसू ना रुकते थे। कैसे हौसला बंधाए अपनी बेटी को। शब्द और हिम्मत दोनों ही हार रहे थे। पलकों पर बैठाए रखने वाले पापा का बुरा हाल था। कैसी उनकी मासूम बच्ची 7 समंदर पार अकेली इतने बड़े संकट को झेल पाई। धिक्कार है पिता होकर भी वे खुद कि इस घड़ी में बेटी के साथ नहीं थे। हवाई अड्डे से बाहर आते ही अवंतिका को माँ पापा दिखाई दिए। अनिमेष के छोटे भाई शेखर ने दौड़कर उसके हाथ से अस्थि कलश ले लिया तो अवंतिका के भाई ने नन्ही जिया को। अवंतिका दौड़कर माँ पापा के सीने से लिपट गए। आखिर इतने दिनों चट्टान बनी अवंतिका माता पिता के प्यार की आंच पा मोम की तरह पिघलती चली गई। आज अपने को देखो उसके दिल का सारा गुब्बार आंसू की धारा में बहने लगा। माँ, हाय मेरी बच्ची, कैसे इतनी दूर अकेली इतना बड़ा दुख सहती रही। मेरी फूल सी बच्ची पर जरा भी रहम ना किया। अरे इस नन्ही बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का जो होते ही सिर से बाप का साया तक छीन लिया। उजड़ी मांग और जिंदगी के सारे रंग खो चुकी अवंतिका ससुराल पहुंची तो सासू माँ को निष्प्राण देख उसका भी जी भर आया। मालती बिस्तर पर पड़ी पड़ी कभी बहू की उजड़ी मांग को देखती तो कभी नन्ही पोती को। बस बहते आंसू ही उसकी व्यथा कह पाते और कर भी क्या सकती थी वह। अपने और जिया के प्रति घर वालों का स्नेह अधिक अवंतिका को तसल्ली थी कि वह अपने जमीन पर अपनों के बीच लौट आई। अब भला विदेश जाकर वह क्या करेगी। वहाँ अनिमेष के संग बीती पलों की और क्या रखा है। वे यादें तो उसके जीवन का अटूट हिस्सा हैं। वह कहीं भी रहे उसके साथ रहनी ही है। यहाँ रहकर वह अनिमेष के परिवार का हिस्सा बनी रहेगी। बेटी को भी स्नेह की छाँव मिल जाएगी। आज भी अनिमेष का परिवार गांव का बड़ा कहलाता है। बड़े घर के नाम से सभी सम्मान करते हैं उस परिवार का। कम से कम एक सुरक्षा का हाथ तो उसके सिर पर रहेगा। उसे और क्या चाहिए। सोचा वह लिख देगी अपने मित्रों को कि उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दे। अब वह लंदन नहीं आएगी। अपनी ओर से अवंतिका पूरी कोशिश करती परिवार में घुलने मिलने की। शेखर के बेटे को भी जिया बहुत भाती। दोनों बच्चों के अबोध प्यार को देख अवंतिका को सुकून था। यह रिश्ता यूं ही बना रहे, आखिर यही तो चाहती है वह। जेठानी सुचिता भी उसका बहुत मान करती। हर बात में जीजी ऐसा जीजी वैसा। 1.25 महीना होते ही अवंतिका के मायके से दहलीज छुड़ाने की रस्म पूरी कराने उसके पिताजी आ पहुँचे। अवंतिका 8 दिन मायके में रहकर फिर ससुराल लौट आई। विदेश में रहकर भी वह नहीं भूली थी कि अब ससुराल ही उसका घर है। उसकी निष्ठा अब उस घर के प्रति है। आखिर यही संस्कार तो पाए थे उसने कि ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। देहरी छुड़ाकर लौटी अवंतिका ने महसूस किया कि घर के माहौल में कुछ परिवर्तन हुआ है। जाने क्यों अब उसे आसपास की हवा उतनी साफ नजर नहीं आ रही थी। कहीं कुछ घुटा घुटा सा लगता था। हवाओं में उलझे जाल नजर आते हैं। कभी लगता वह जाल उसे ही उलझने के लिए तैयार किया गया है तो वहीं दीवारों में कहीं कुछ दरार सी लगता कहीं कुछ है जो उसके खिलाफ पक रहा है। ससुर विक्रम साहब अब अक्सर उसके सामने आने से कतराते। उनकी बातों में अब वह अपनेपन का एहसास ना होता और शेखर उससे तो उसकी बातें वैसे भी कम ही हो पाती थी। एक तो शादी के 15 दिन बाद ही लंदन के लिए रवाना हो गई थी। दूसरे अनिमेष के मुंह से सुन चुकी थी कि शेखर पर अपने खानदान वाला पूरा असर है। खैर वक्त से वफादारी की उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी। फिर भी मन को समझा रही थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक शाम अचानक ससुर विक्रम साहब बोले, बेटा सुचिता, मुझे तेरी मायके में कुछ काम है। कल तक लौट आऊँगा। चाह रहा था तू भी चल देती, अपने माँ बाबू से मिल लेती। सुचिता आखिर भोली इन लोगों की चाल भला क्या समझ पाती। माँ बाप के स्नेह की डोर वैसे भी बड़ी रेशमी होती है। सुचिता
मायके का लोभ संवरण ना कर सकी। झट अवंतिका से बोली, जीजी, साल भर हो गया माँ पापा से मिले, आप कहें तो मैं हो आऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक दिन की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगी। हमारे पुरुष प्रधान समाज ने यूं ही नारी को छली के है बदनाम कर रखा है, जबकि एक पहलू यह भी है कि पुरुषों की कुटिलता कि थाह के लिए पानी भी उतना ही दुर्लभ है। रात रसोई के काम से निबटकर अवंतिका सासू माँ के कमरे में जिया के साथ लेटी थी कि शेखर के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। ओ मर गया माँ, लगता है अब नहीं बचूंगा, मेरा सिर जोरों से दर्द कर रहा है, कुछ मिल जाता लगाने को तो। अवंतिका झट उठकर बाम की शीशी ले आई। लाइए मैं लगा दूं। और अवंतिका शेखर के सिर पर बाम लगा रही थी। वह कभी उसके हाथ को पकड़ कर कहता, हाँ हाँ यहाँ, जरा प्यार से। अपनत्व में पगी अवंतिका बेचारी शेखर के मन में बसी भावों को समझ नहीं पाई। वह तो जब शेखर का हाथ उसके हाथों को पार करता उसके कंधे को आने लगा तो उसे कुछ संदेह हुआ। अवंतिका संभलती तब तक शेखर उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अवंतिका बहुत चीखी चिल्लाई, कितनी गुहार लगाई, माँ जी बचाइए, छोड़ दो, मैं तुम्हारी भाई की पत्नी हूँ। रिश्तों की दुहाई दी, मगर उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रही। शेखर पर हवस का नशा चढ़ चुका था। अवंतिका की चीख पुकार रात के अंधेरे में कोठी की दीवारों से ही थपेड़े खाकर गुम होती जा रही थी। माँ जी सुन रही थी मगर बेबस थी। आखिर इनके अय्यासी के छींटों ने उसके दामन को दागदार कर ही दिया। अवंतिका ने बहुत बचने की कोशिश की, मगर कहाँ वह हट्टा कट्टा, कहाँ वह नाजुक से। अवंतिका मुकाबला करती भी तो कैसे और कब तक। अवंतिका जैसे तैसे खुद को समेटी सासू माँ के सीने पर जा गिरी। माँ जी देखिए ना क्या हुआ मेरे साथ, मैं यह सब सोचकर तो नहीं आई थी ना यहाँ, बताइए ना माँ जी, मैं कहाँ गलत थी। माँ बोलिए। मालती आंखों से अपनी वेदना जताने की और कर भी क्या सकती थी। मन ही मन सोच रही थी, आज तो वह बेबस है, मगर तब जब वह बोल और चल फिर सकती थी। उसकी आंखों के सामने इस परिवार का मर्द जाने कितनी अबलाओं को अपने बिस्तर की सलवटों में रौंदा। क्या कर पाई थी वह, कुछ भी तो नहीं। हम औरतों की हुकूमत तो बस अपने नौकरों चाकरों तक ही रहती है। पति के आगे तो हमारा अपना कुछ भी निजत्व नहीं। आज शायद उसी खामोशी की सजा पा रही है वह, चाह कर भी अपनी बहू की अस्मत ना बचा सकी। उसकी पीड़ा देखकर भी वह प्यार से उसके सिर पर हाथ ना रख सकी। अवंतिका कहे जा रही थी, माँ मैं तो जमाने की बुरी नज़रों से बचने के लिए आपकी शरण में आई थी। मुझे क्या पता था यहाँ उल्टा मुझे यह सब क्या हो गया। माँ मालती जो खुद ही एक जिंदा लाश की तरह मात्र थी, भला क्या मदद कर सकती थी उसकी। अवंतिका रात भर रोती रही। उसे अनिमेष बहुत याद आ रहा था। कहाँ वह नारी के प्रति सुलझी दृष्टि रखने वाला, कहाँ शेखर। आश्चर्य, यही उसी का भाई है। सच कहा था अनिमेष ने कि शेखर में खानदान वाली बुद्धि है, मगर मुझे ही शिकार होना था। अवंतिका बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि विक्रम साहब के आते ही उनसे फरियाद करेगी। वे ही दुरुस्त करेंगे इसकी अकल को। अपने स्वर्गीय बेटे की धरोहर के साथ ऐसा अनाचार वे जरूर सजा देंगे उसे। विक्रम के आते ही अवंतिका ने रो रो कर सारी व्यथा बयान कर दी। विक्रम ने सुनते ही शेखर पर दहाड़ना शुरू कर दिया। क्या क्या ना कहा, सिर्फ हाथ उठाना भर रह गया था। अवंतिका तो डर गई थी कि कहीं बात खतरनाक मोड़ ना अख्तियार कर ले। वे अवंतिका को देख बोले जा रहे थे, बेटी क्या करूँ इस नामुराद का, अब तू ही कह, इस बुढ़ापे में एक यही तो आसरा है हमारा। घर से निकाल भी नहीं सकता उसे। नारी मन भावुक होता है, फिर बाप जैसे रिश्ते पर तो संशय का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर उससे पावन रिश्ता और कौन सा है। अवंतिका का निश्चल मन सोच भी नहीं पाया कि ये सब विक्रम साहब के घड़ियाली आंसू हैं। उसे कहीं से कुछ अप्रत्याशित ना लगा, बल्कि वह तो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो
विक्रम साहब गुस्से में कोई कठोर कदम उठा बैठे और लोग कहे ऐसी बहू आएगी, एक बेटे को खा गई, चैन ना आया तो दूसरे बेटे को भी छीन लिया। वह बेचारी तो उल्टे खुद को सुचिता का गुनहगार समझ रही थी। सुचिता के मन में अपने लिए कोई मैल पैदा ना हो, सो उससे भी अपनी सफाई पेश की। तब सुचिता ने आंखों में आंसू भर इतना ही कहा, मैं जानती हूँ जीजी, आप निर्दोष हैं। अवंतिका अवाक सुचिता को देखती रही। इस घटना को तकदीर का लेखा मान भीतर ही भीतर घुल रही थी अवंतिका। एक ही छत के नीचे अपनी अस्मत के लुटेरे के साथ रहना कितना त्रासद था उसके लिए। वह निर्णय नहीं ले पा रही थी कि क्या करें, यहाँ रहना उचित होगा या नहीं। असमंजस में थी। मन तो किया था कि उसी पल यह घर छोड़ दें, मगर अनिमेष के माता पिता क्या सोचेंगे। बेटा तो गया, बहू भी उन्हें छोड़ गई। जो हुआ उसमें भला उनका क्या दोष। अनचाही दिशा में ही सही, वक्त का दरिया अपनी गति से बह रहा था। सप्ताह भी ना बीता था कि एक दिन रात में सासू माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर अवंतिका ने सोचा विक्रम साहब को बुला लाऊं। जैसे ही वह उनके कमरे के करीब पहुंची, उसे कुछ खुसुर पुसुर की आवाज़ें सुनाई दी। उसने घड़ी देखी, रात के 2:15 बज रहे हैं। इस वक्त बाबूजी किससे बात कर रहे हैं? कौन हो सकता है उनके कमरे में? कौन है इतनी रात गए? बाबूजी किससे बात कर रहे हैं? यह सब सोचकर अवंतिका दरवाजे से झांकने लगी। देखा अंदर शेखर और बाबूजी में बातें चल रही थीं। एक पल को अवंतिका ने सोचा लौट जाएं। वैसे भी शेखर को देखते ही उसका खून खौल जाता है। मगर जैसे ही वह जाने को हुई, उसके कानों में आवाज़ टकराई। क्या करता वह मानती ही नहीं थी। बड़ी सीधी साधी बन रही थी। तुम्हारे भाई की ब्याहता हूँ, छोड़ दो मुझे। एक पल को अवंतिका पत्थर हो गई, मानो कोई भारी चीज उसके सिर पर दे मारी गई है। यह तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। शायद बाबूजी शेखर को डांट रहे हैं। यह सोचकर उसका मन जानने को इच्छुक हुआ। अरे नालायक, तुझसे किसने कहा था कि पहली ही बार में मांस नोचने को? अरे जानता नहीं, वह परदेश रह कर आई है, नजाकत वाली बनती है। उसके मिजाज को समझा कर वैसा पासा फेंकना था। पहले उसे अपनी गिरफ्त में लेता, प्यार से बहलाता फुसलाता। तूने तो पहली बार में ही जवानी का जोर दिखा दिया। सारा किया दरा गुड़गोबर कर दिया। अब कोई और उपाय खोजना होगा। अब क्या करें? अरे तू शेर की औलाद है, एक औरत भी काबू ना हो पाई तुझसे। प्यार से नहीं तो धिक्कार के। समझ रहा है ना मेरी बात बेटा? अरे एक विधवा को काबू करने में इतना सोच रहा है, ज़्यादा मत सोच। मोम को पिघलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और फिर विदेश में रही है, ज़्यादा ऊंच नीच का विचार वह भी ना करेगी। सोच ले, अगर निकल गई ना चिड़िया हाथ से तो फिर बस आधी जायदाद गई, समझा ले। अच्छा है नाक फन फैलाए, इससे पहले उसे कुचल देना चाहिए। पड़ी रहेगी घर में रखैल बनकर। उसकी भी ज़रूरत है, जवान है। कहीं और जाए इससे तो यह घर क्या बुरा है। घर का माल घर में ही रहेगा। तुमको लगता है बाबूजी वह मानेगी? अरे मानेगी कैसे नहीं। तू क्या उसे सुचिता समझे हुए है कि 2 हाथ जमाए की काबू में कर लिया? अरे 4 अक्षर पढ़ी है, देर से बात समझ आएगी। जरा प्यार से मान जाएगी। जानती है विधवा का कोई ठोर नहीं। ये पाँव की जुत्ती अनिमेष ने सिर पर चढ़ा ली है, सो थोड़ी परेशानी तो होगी ही। और जो फिर भी ना हाथ आई, चुप्पी तोड़ी तो क्या? घर के पिछवाड़े 2 गज जमीन की कमी नहीं। दोनों माँ बेटी के लिए एक तो बेटी पैदा की। अनिमेष का कोई नाम लेवा भी नहीं जना। सोचेंगे 2 गज जमीन उसी के नाम की। ऐसे कितनों को सुकून दिया है हमने, क्या तू नहीं जानता? चुप्पी तोड़ेगी तो सजा तो भुगतनी ही होगी ना। फिर लोग पूछेंगे तो कहाँ गई बहू? तो क्या कह देंगे? विदेश में कोई आशिक होगा जिसके संग भाग गई, कुल को कलंक लगा गए। अरे जिंदा रहेगी तो हमारे लिए आफत ही पैदा करेगी। छी, इतनी गंदी बात कोई ससुर अपनी बहू के लिए कैसे कह सकता है? अवंतिका पत्थर हो गई बाबूजी का ऐसा घिनौना रूप
जिसे वटवृक्ष समझ उसकी छाया में आश्रय की तलाश में आई थी, वही नागफनी बन उसे लहूलुहान कर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई इस हद तक गिर सकता है। उसे यकीन नहीं आ रहा। ऊंची हवेली में रहने वाले का घिनौना सच आज अवंतिका के सामने था। अवंतिका किसी से कहती भी तो शायद कोई यकीन ना करता। खुद उसे ही यकीन करने में कितना वक्त लगा कि बाप समान ससुर एक जरा सी दौलत की खातिर अपने ही मरे बेटे की स्मृतियों के साथ घृणित षड्यंत्र खेल रहा है। और वह भाई समान जेठ। कहते हैं कि भाई बायां हाथ होता है। उसको खोना जीवन की आधी उपलब्धि को खोना है। मगर यहाँ तो आंखों पर दौलत का ऐसा मोटा चश्मा चढ़ा है कि मातम भी जश्न दिखाई दे रहा है उन्हें। उफ, वह तो सोच कर आई थी कि अनिमेष के जाने के बाद उसके परिवार वाले अपने बेटे की इस निशानी को सिर आंखों पर बैठा कर रखेंगे। पिता का साया उठ गया तो क्या, कम से कम दादा दादी का हाथ तो होगा उसके सिर पर। वहाँ पराई जमीन पर तो वह अपने संस्कार ही भूल जाए शायद। कितनी गलत थी उसकी सोच तब। यहाँ तो मानो इंसानियत मर गई है उनकी। आज दोनों माँ बेटी की जान के लाले पड़ गए हैं। उसने तो कभी दौलत की चाह भी नहीं की थी। वह तो बस आश्रय तलाशने आई थी, मगर नहीं जानती थी कि जिस वृक्ष की अपनी जड़ें खोखली हों वह भला दूसरों को क्या पनाह देगा। उसने सोच लिया अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सुबह उसने अपने सामान समेटा और जिया को गोद में लेकर अचानक घोषणा कर दी कि वह मायके जा रही है। वहीं से लंदन के लिए रवाना हो जाएगी। विक्रम और शेखर सकते में थे। यह स्क्रिप्ट तो उनके खेल में कहीं से कहीं तक न थी। अचानक कैसे हो गया यह सब। दोनों बाप बेटे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। चिड़िया जाल से भाग जाना चाहती थी। विक्रम की नज़रें शेखर को घूर रही थी। कहीं इसने फिर कोई ऊंच नीच तो नहीं कर दी। वही शेखर सोच रहा था। उसने भी तो अभी कुछ किया ही नहीं। फिर अचानक अवंतिका एक हाथ में जिया को थामे, दूसरे में एक अटैची लिए बाहर को निकल पड़ी। विक्रम पुराना खिलाड़ी था, समझ गया यह चिड़िया अब हाथ ना आने की, सो उसने आखिरी चाल चली। बहू, जब तुमने सोच ही लिया है तो जाने का तो ठीक है ना। चलो तुम्हें मायके तक छोड़ दें। अवंतिका के कानों में रात विक्रम के कहे शब्द गूंज रहे थे कि हवेली के पीछे 2 गज जमीन की कमी नहीं। वह एकदम चीख कर बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, आप तकलीफ़ ना करें। और उसने एक हाथ से अटैची तो दूसरे हाथ में जिया को थाम तेजी से बाहर आ गई। विक्रम की आंखें अंगार बरसा रही थी। एक मामूली सी औरत उनकी सह को मात दे गई। क्या करे, कैसे बात को संभाला जाए। कोई सूरत नज़र ना आने पर विक्रम बोला, अरे शेखर बहू अकेले जा रही है, जानता नहीं आजकल रास्ते में कितने हादसे होते रहते हैं। चल कम से कम उसे बस में तो बैठा आए। दोनों घर से बाहर आए। तब तक अवंतिका ऑटो में बैठ चुकी थी। दोनों ने तेजी से उसका पीछा किया। अवंतिका ने देखा कार उसका पीछा कर रही है। वह समझ गई कि दोनों बाप बेटे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अवंतिका जल्द से जल्द बस स्टैंड पहुंच जाना चाहती थी। जैसे जैसे उनकी कार अवंतिका के ऑटो के करीब आती जा रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जिया को गोद में भींचे ईश्वर को याद कर रही थी। भैया जरा तेज चलाओ ना, वह कार हमें ओवरटेक ना कर पाए। भैया प्लीज़ जल्दी चलिए ना। कोशिश करता हूँ मैडम। आज विक्रम साहब और शेखर अवंतिका को साक्षात यमदूत नजर आ रहे थे। यूं मृत्यु को करीब देख उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर ने ऑटो की रफ्तार तेज की ही थी कि सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया। एक आवाज़ के साथ एक जोरदार ब्रेक लगाते हुए ड्राइवर ने ऑटो को टर्न किया। ऑटो ट्रक की दूसरी ओर जा पड़ा और तेज रफ्तार से ऑटो का पीछा करती विक्रम की कार ट्रक में जा घुसी। ईश्वर का न्याय सामने था। उसे शायद आज दया आ गई बेबस माँ बेटी पर। उनकी जान लेने चले दोनों नरभक्षी स्वयं मौत के मुंह में चले गए। अवंतिका ने चैन की सांस ली। मगर परिवार के लिए दूसरा बड़ा हादसा था। 2 माह के भीतर घर के तीनों मर्द चले गए।
गांव में गहरे शौक की लहर दौड़ गई। कोठी में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। लोग अफसोस कर रहे थे, इस घर को देखो, कोई मर्द नहीं, 3 विधवाएं, मानो तीनों अभिशापित हों। कैसे संभालेंगी खुद को? पुरुष चाहे कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, समाज की आंखों में वह स्त्री का रक्षक होता है। मगर कैसे समझाए अवंतिका उस समाज को कि यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बने हुए थे। हम अपने ही घर में खुद को महफूज नहीं पा रहे थे। सभी इस हादसे के लिए ईश्वर को दोषी ठहरा रहे थे। अवंतिका, जो इस हादसे की चश्मदीद गवाह थी, जानती थी कि यह हादसा नहीं, ना ही ईश्वर इसके लिए दोषी है। अवंतिका ही क्यों, घर की अन्य महिलाएं भी हादसे के पीछे छिपे कारण से भली भांति परिचित थीं। आखिर वे भी बरसों से इस नरक को झेल रही थीं, मगर घर की बिखरती लाज के डर से होठों को सी लिया था। खामोश थीं, क्योंकि जानती थी कि विक्रम या फिर शेखर उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पुरुष प्रधान समाज ने नारी को अबला ही नहीं बल्कि अपनी साधिकार कामना पूर्ति का साधन माना है। दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका था। आज कोठी में एक भयानक सा सन्नाटा था, जैसे एक तूफान आया और अपने साथ सबका चैन व सुकून लूट कर ले गया। रात कमरे में बैठी अवंतिका अपने लंदन के मित्रों को पत्र लिख रही थी कि वह अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहती है। अब उसे यहीं रहना है, इंडिया में। इस हादसे ने उसे न चाहते हुए भी विवश कर दिया कि यहाँ रहने के लिए। माँ के हालात तो पहले से ही अच्छे नहीं। इस हादसे के बाद क्या भरोसा कितने दिन निकाल पाएं। बची सुचिता, जो आज तक अपने ही पति का विरोध ना कर पाई, वह दुनिया की हवस भरी निगाहों का कैसे सामना कर पाएगी। अनिमेष नहीं है तो उनकी जगह अब उसे ही यह जिम्मेदारी निभानी है। सुचिता और उसके बेटे की जिम्मेदारी आखिर उसकी ही तो है। वह नहीं चाहती कि जिस दर्द से वह गुजरी है उसे सुचिता भी गुजरे। आखिर दर्द का ही सही, रिश्ता तो है उसका इस घर से। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।